आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट भवन की तस्वीर दिख रही होगी। गुंबद के ठीक सामने तिरंगा दिख रहा होगा। इसे ध्यान से देख लीजिए, कायदे से निहार लीजिए और दिल में उतार लीजिए, क्योंकि पता नहीं ये तिरंगा कब तक जुडिशरी की लाज को ढो पाएगा। पता नहीं कब कोई अमृतकाल का सिपाही इस तिरंगे को हटाकर वहां भाजपा या आरएसएस का झंडा लगा देगा। ये बात सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से तिरंगा हटा के भाजपा या आरएसएस का झंडा लग जाए। तो सवाल बस इतना सा है कि जब भाजपा के प्रवक्ताओं को, बीजेपी के लोगों को खुलेआम जज बनाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठे लोग खुलेआम जज के प्रवक्ता की तरफ बोल सकते हैं, तो फिर झंडा बदलने में कौन सा रॉकेट साइंस है? अमृत काल है भाई। ऊपर से मुमकिन है योजना भी चल रही है धकाधक, तो कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस वीडियो में हम इसी मामले पर बात करेंगे और आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारे उदाहरण देकर बताएंगे कि किस तरीके से न्यायपालिका की आत्मा में एक विचारधारा को बड़े स्तर पर ठूसा जा चुका है। और आप तो जानते हैं, एक बार आत्मा बदल गई तो फिर शरीर बदलने में देर ही नहीं लगती। शरीर मरणशील है, आत्मा तो अजर अमर कही जाती है। वैसे तो न्यायपालिका की आत्मा बहुत साल से एक खास विचारधारा की तरफ जाती हुई दिख रही है, मगर अब जब खुलेआम शरीर भी बदला जा रहा है तो बात जरूरत से ज्यादा आगे निकल चुकी है। आज हम बात करेंगे कि कैसे वर्तमान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से भी 4 कदम आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, मगर जो कर्म सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि अम्बेडकर होते तो इन चीजों को कतई बर्दाश्त न कर पाते। बात यह भी करेंगे कि कैसे एक नई व्यवस्था तैयार हुई है कि न्यायपालिका में रहते हुए जो एक विचारधारा की मदद करें, रिटायरमेंट के बाद उनको इनाम देने से बेहतर है कि जो पहले से भाजपाई हैं, जो भाजपा को आगे बढ़ा रहे हैं, मदद की है, सेवा की है, उन्हीं को जज बनाया जाए। यानी अब तक तो रिटायरमेंट के बाद इनाम मिलता था, अब एक नई व्यवस्था लागू हो गई है जो कि भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, एक से बढ़कर एक कहानियां सामने आएंगी। उधर सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने पिछले दिनों जिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने राहुल गांधी को नसीहत दी थी और उनकी भारतीयता पर सवाल उठाए थे, उनको बड़ा तगड़ा जवाब दिया है, उसको भी देखेंगे। वीडियो में जितना आगे बढ़ेंगे तस्वीर साफ होती जाएगी, इसलिए पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मामलों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब भारत को नए चीफ जस्टिस मिले बी.आर. गवई जी के रूप में, तो लोगों के भीतर एक छोटी सी इत्तू सी उम्मीद जगी कि दलित समुदाय से हैं, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और शपथ ग्रहण से पहले इन्होंने किसी कार्यक्रम में ऐलान कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद इन्हें कोई पोस्ट नहीं चाहिए। ये बात अपने आप में बड़ी गंभीर हो गई, क्योंकि लगातार हर तरफ से ये खबर आती थी कि फलाना जज को रिटायरमेंट के बाद कुर्सी मिल गई, कोई राज्यपाल बन गया, कोई कुछ बन गया, किसी ने इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ लिया, MP बन गया, किसी को राज्यसभा मिल गई। इसी बीच चीफ जस्टिस बनने से पहले यह कहना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था। लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है किसी ने इन्हें खरीदने या ललचाने की कोशिश की है, इसीलिए उसको संकेत दे रहे हैं कि अपन बिकेगा नहीं। मगर अब जब कुछ महीने बीत गए हैं तो जो कहानियां सामने आ रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। शुरुआत में जब गवई साहब ने 2-3 बार रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं लेने का ऐलान किया तो बात बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन जब बार बार एक ही चीज को दोहराने लगे, हर जगह बोलने लगे, तब मामले में कुछ अलग दिखने लगा। संदेह होने लगा कि कहीं इस बयान के पीछे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रचूड़, पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ किसी भी मामले की सुनवाई में बातें बड़ी लोकतांत्रिक किया करते थे, ऐसी ऐसी बात बोलते थे कि सुनने के बाद लोग गदगद हो जाते थे। मगर जब फैसला आता था तो कहानी एकदम उल्टे, और कई बार तो फैसला आता ही नहीं था, बोल-बाल के निकल जाते थे। हुजूर महाराष्ट्र को याद करिए। हाल फिलहाल में हमने देखा SIR के मामले पर जस्टिस धुलिया को हटाकर अचानक जस्टिस सूर्यकांत को लगाया गया, जो कि होने वाले चीफ जस्टिस हैं। और इनके मामले में हमने कल ही इस वीडियो में विस्तार से बात किया है, बहुत कुछ दिखाया है। नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, आंखें खुल जाएगी। बातें तो बहुत सारी हैं, मगर अभी जो नई कहानी सामने आई है, एक पूर्व भाजपा प्रवक्ता आरती साठे को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज बनाने की, इसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है और सवाल उठने लगा कि क्या गवई चले चंद्रचूड़ की राह, क्योंकि चीफ जस्टिस रहते हुए चंद्रचूड़ के कार्यकाल में भी बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव रह चुकी विक्टोरिया गौरी का नाम कॉलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के जज के रूप में प्रस्तावित किया था। तब भी विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को रद्द करने से मना कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि भाजपा की पूर्व महिला मोर्चा महासचिव को जज बनाए जाने के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसकी सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और
और वर्तमान चीफ जस्टिस BR गवई के बेंच में हो रही थी। वकीलों ने कहा कि विक्टोरिया इस पद के लायक नहीं है, उनका एक राजनीतिक जुड़ाव है और इन्होंने एक विशेष वर्ग के खिलाफ बहुत सारे हेट स्पीच दिए हैं, यानी नफरती बयानबाजी। आप तो जानते ही हैं भाजपा की रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 माननीय जजों ने इधर उधर की बातें करते हुए नियुक्ति को रद्द करने से इनकार कर दिया और भाजपा की कथित पूर्व नफरती बयानबाजी करने वाली महिला को हाई कोर्ट में जज का पोस्ट मिल गया। अब नई घटना यह हुई है कि महाराष्ट्र में जो भाजपा कई साल से सत्ता में, किस तरीके से आप जानते हैं, किसके आशीर्वाद से है ये भी आप जानते हैं, उसकी प्रवक्ता रही आरती अरुण साठे को बॉम्बे हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश किया है। इनका नाम 28 जुलाई को सामने आया था। हो सकता है इस सिफारिश के खिलाफ भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं और इस बात की पूरी उम्मीद है, बल्कि हमें तो भरोसा है कि जिस तरह मद्रास हाईकोर्ट में पूर्व भाजपा नेत्री को जगह मिल गई, इन्हें भी मिल ही जाएगी, क्योंकि अमृतकाल है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, चाहे हाई कोर्ट में बैठे जज, अगर वो जज बनने के बाद भाजपा का प्रवक्ता बन सकते हैं, यानी भाजपा प्रवक्ता की तरह बोल सकते हैं, तो फिर पहले से भाजपा प्रवक्ता रहे लोगों को जज बनाने में क्या दिक्कत है? आखिर बहुत सारे जज तो बीजेपी प्रवक्ता की तरह ही काम कर रहे हैं। अरे भाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव याद है कि नहीं? भुला गए? इन्होंने मुसलमानों के लिए कैसी कैसी गालियां दी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कौन कौन सी बातें इन्होंने जनता के सामने नहीं रखी, नफरत नहीं फैलाई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता, जिन्होंने राहुल गांधी को कह दिया कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये नहीं कहते, वो नहीं कहते, ऐसे बोलिए, वहां बोलिए, यहां मत बोलिए। सोचिए, जो बात देश के करोड़ों लोग जानते हैं, चीन के कब्जे वाली, सवाल उठाते हैं, पूरी दुनिया में चर्चा होती है, वो बात बोलने के लिए और सत्ता से सवाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज विपक्ष के नेता को कह रहा है कि आप सच्चे भारतीय होते तो ये नहीं बोलते। अब ये वही लाइन है जो बीजेपी RSS के लोग लगातार बोलते हैं। आप सत्ता से सवाल कर दीजिए, तुरंत मुंह उठाकर आपको देशद्रोही बोल दिया जाएगा। आप इनके किसी कार्य को लेकर आलोचना कर दीजिए, आपको कह दिया जाएगा कि पाकिस्तान चले जाओ। बहरहाल, जस्टिस दत्ता के मामले में हमने इस वीडियो में तगड़ी वाली चर्चा किया है, जरूर देखिएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अमृतकाल के पुरोधा लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट के भवन के ऊपर तिरंगा रहने देंगे या उसे हटाकर भाजपा और RSS का झंडा लगा ही देंगे, क्योंकि महत्व बिल्डिंग का नहीं है, महत्व उसके भीतर काम करने वाले लोगों का है। छवि वहीं से बनती है, वहीं से बिगड़ती है। कहीं भारत के चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री को अपने घर में बुलाकर गणेश आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं। कहीं होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर डिनर पार्टी करते हैं, वो भी हाई कोर्ट के तमाम जजों को साथ में लेके जाते हैं। तो सवाल है कि अब न्यायपालिका के बारे में आम आदमी क्या सोचे, क्या उम्मीद रखे और कैसे भरोसे को मजबूत करे। मद्रास हाईकोर्ट की कहानी आपने देख ली, किस तरीके से भाजपा से जुड़ी हुई महिला को जज बनाया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट की कहानी आपने देख लिया, पूर्व भाजपा प्रवक्ता का नाम आगे बढ़ा दिया गया है। अब तक हम देख रहे थे कि कुर्सी पर बैठकर जज साहब लोग भर भर के बीजेपी के पक्ष में फैसले देते हैं, बयान देते हैं। ऐसे फैसले आते हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी को लाभ पहुंचाते हैं, विपक्ष को ज्ञान देते हैं, सवाल करने वालों को बताते हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है। जैसे पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई तो याद ही होंगे, किन किन मामलों में इन्होंने गुजराती जोड़ी को लाभ पहुंचाया, कथित रूप से इनके फैसलों से सीधे सीधे लाभ पहुंचा, बचाया, वो आप सब जानते हैं। सवाल बार बार होते हैं, आरोप लगते हैं। रिटायर होने के कुछ ही महीनों बाद इन्हें राज्यसभा की कुर्सी मिल गई। जाहिर सी बात है, ये इनाम ही हो सकता है, वरना राज्यसभा में जाकर इन्होंने देश के लिए ऐसा कौन सा विशेष कार्य कर दिया। इसके पहले हमने देखा चीफ जस्टिस थे सथाशिवम, इन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया, खूब विवाद हुआ, इतना विवाद बढ़ गया कि इन्होंने खुद ही यहाँ वहाँ बोलना शुरू कर दिया, बयान देना शुरू कर दिया, सफाई देनी शुरू कर दी कि हमने थोड़ी ना कोई लाभ पहुंचाया किसी को। जब इन्हें राज्यपाल बनाया गया तो चारों तरफ से आरोप लगने लगे। लोगों ने कहा कि साल 2013 में भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ FIR को इन्होंने रद्द किया था, उसी का इनाम मिला है। बाद में इन्होंने खुद सफाई दी, कहा कि देखिए उस मामले का इनाम हमको नहीं मिला है, हमको ये पता थोड़ी न था कि आज हम अमित शाह के खिलाफ FIR रद्द कर देंगे, कल को अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे। हुजूर को सफाई देनी पड़ी कि उनकी नियुक्ति का अप्रैल 2013 में तुलसीराम प्रजापति मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दूसरे FIR रद्द करने के उनके फैसले से कोई लेना देना नहीं है। आप इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन सब ने क्या क्या छापा, जरा पता लगाइए। बाबरी मस्जिद मामले में जो फैसला आया उसमें जो 5 जजों की पीठ थी उनमें किसको किसको इनाम मिल गया है? ज्यादातर को मिल गया है, एक को नहीं मिला था, अब शायद उनको भी धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। कई महीनों से हुजूर बिल्डिंग में यानी सरकारी बंगले में बैठे हुए हैं, हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सब भी तो अपने आप में इनाम ही है। आपको कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस गंगोपाध्याय याद ही होंगे, उन्होंने समय से पहले इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जब वो कुर्सी पर थे तो कौन भूल सकता है, आए दिन किसी भी मामले में TMC सरकार को लपेट देते थे, उल जलूल बयानबाजी करते थे। उनके बयानों को सुनकर लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। कुछ मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची थी, मगर जैसे ही उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया और टिकट लेकर चुनाव लड़े, पूरी कहानी साफ हो गई। इसके बाद किसी ने सवाल नहीं किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ इन्होंने इतनी बयानबाजी क्यों की। वैसे आपको एक बात और याद दिला दें, बॉम्बे हाईकोर्ट वाला जो मामला है जिसमें पूर्व भाजपा प्रवक्ता को जज बनाने की सिफारिश की गई है, ये तो अलग है। अभी 3 और नाम है
जिनकी सिफारिश जल्द ही सामने आ सकती है, लेकिन अभी हम उन नामों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जब खबर सामने आएगी तब बताएंगे और देखते हैं कि वो नाम आ जाते हैं कि नहीं, क्योंकि चांस है कि वो 3 नाम भी आएंगे और जब आएंगे तो उनको लेकर और विवाद होगा, क्योंकि पहले से विवादित है। अगर वो आते हैं तो फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे लोगों को जज बनाया जा रहा है। फिर पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे याद आएंगे, जिन्होंने कहा था कि जो काबिल हैं वो बैठे रह जाते हैं और नाकाबिल लोगों को जज बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक हर जगह ये बातें सामने आती हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जमानत तक नहीं मिलती। और आप तो जानते हैं कि भाजपा के भीतर लोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ कैसी मानसिकता रखते हैं। अब जब नफरती भाषण देने वाले लोग, उन्हीं लोगों को गरियाने वाले लोगों को जज बनाया जाएगा और उनके सामने यदि कोई ऐसा केस आएगा, यानी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय का होगा, तो क्या हम सपने में भी सोच सकते हैं कि नफरती उल्टियां करने वाला ईमानदारी से सुनवाई करेगा, न्याय करेगा? इन चीजों को देखकर कहीं ना कहीं पता चलता है कि क्यों उमर खालिद, गुलफिसा, फातिमा, शर्जील इमाम जैसे नौजवान 4-4, 5-5 सालों से जेल में बंद हैं। इन घटनाओं को देखकर पता चलता है कि क्यों विपक्ष के नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाया जाता है और उन्हें जमानत तक नहीं मिलती। जहां 1 रुपए की बरामदगी नहीं होती, वहां भी सालों साल केवल आरोपों के आधार पर, झूठ मूठ की चीजों के आधार पर विपक्षी नेताओं को बदनाम किया जाता है। गोदी मीडिया के लपट झंडे दिन रात उन्हें भ्रष्टाचारी बुलाते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, पार्टी सरकार सब कुछ छीन लिया जाता है, उन्हें जेलों में सड़ाया जाता है, मरणासन्न कर दिया जाता है और अदालतें जमानत तक नहीं देती। हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने राहुल गांधी को उपदेश दिया तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने लिखा कि अदालत राहुल गांधी के चचा नहीं है, अदालत राहुल गांधी के चचा नहीं है। अदालतों का काम अधिकारों की रक्षा करना है, उपदेश देना नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा कि कौन से मानवीय संकट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कौन से शब्द भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचने के लिए पर्याप्त हैं या कौन सच्चा भारतीय है। ये बातें न्यायालय की नहीं है, यानी इसमें अदालतों को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने साफ साफ कहा कि अदालतें नागरिकों की चच्चा नहीं है, वो सिखाने या उपदेश देने का काम न करें। जब कोई नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या किसी अन्य मौलिक अधिकार के उल्लंघन की शिकायत लेकर अदालत जाता है तो अदालत को केवल इतना देखना होता है कि क्या उसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। अदालतों का काम यह नहीं है कि वो नागरिकों को बताएं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि अदालत ये बताए कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन नहीं है। अब सवाल यह है कि भाजपा के पूर्व प्रवक्ता लोग, नेता लोग जब अदालतों में बैठेंगे या फिर वहां बैठने के बाद भाजपा के प्रवक्ता बन जाएंगे तो उन्हें यह कौन बताए कि चच्चा मत बनिए, अपना काम करिए। जो काम है वो तो कर नहीं पाते। जरा सोचिए, जिस देश की अदालतों में करोड़ों केस पेंडिंग है, वहां पर कितने कम दिनों तक काम होता है। हाल ही में मैं इस पर भी विस्तार से बात करूंगा। जजों की कितनी कमी है, कितनी धीमी कार्रवाइयां चलती हैं, यानी लाख समस्याओं को छोड़कर मिलाड़ लोग भाजपा की नेतागिरी चमका रहे हैं और वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। यही काम पिछले दिनों पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर रहे थे। शायद सोच रहे होंगे कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि कर्मफल इसी जन्म में मिलता है। इसी पर किसी ने लिखा था कि अपने पद और कद को कमजोर मत करिए, किसी के सामने इतना मत झुक जाइए कि आप कहीं के न रह जाएं। जगदीप धनखड़ ने अपने पद और कद को कितना अपमानित किया, उसका रिजल्ट दुनिया के सामने है। उन्हें पद से हटाया गया, कथित रूप से तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। और सोचिए, अब तक हुजूर कैमरे की पहुंच से बाहर है, बीमारी की बात कहकर इस्तीफा दिया, मगर भाजपा के किसी गली छाप कार्यकर्ता ने भी उनका हाल चाल लेना मुनासिब नहीं समझा। लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री और तमाम भाजपाई मुख्यमंत्री, तमाम आरएसएस के नेता धनखड़ साहब के घर पे लाइन लगाकर खड़े होंगे, फलों का टोकरा लिए हुए, गुलदस्ता लिए हुए, उनको स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे होंगे। मगर अफसोस कि धनखड़ साहब को ऐसी बीमारी हुई है जिसमें मिलना जुलना एकदम मना है। वैसे इस बीमारी के बारे में आपको कुछ जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी भीतर से तो न्यायपालिका का भगवाकरण करने की बात बार बार सामने आती है। ये तिरंगा कब तक सुप्रीम कोर्ट के भवन पर टिक पाएगा, देखते जाइए। इस मामले पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।